चलिए हम आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखिए बाबू, हम आपको सिखा रहे थे कि अवस्था परिवर्तन होता है तो कौन कौन सा रूप बनता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि पदार्थ के मुख्य रूप से 3 अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन मैंने कहा कि बाबू 2 और अवस्था आते हैं, वही तीनों में से मतलब कुछ परिवर्तन करके, कुछ उष्मा दे करके, कुछ ठंडा करके लाते, तब जाकर के 5 अवस्था पूछता है। चलिए मैं आपको बता भी रहा था कि अवस्था के बारे में। देखिए जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं कह रहा था कि जब ठोस को हम उष्मा देते हैं तो द्रव बनता है, द्रव को जब उष्मा देते हैं तो गैस बनता है। अब सुनिए, अब अगर गैस को अगर उष्मा दे दिए तब क्या बनेगा, तो ये ध्यान से सुनिएगा। अगर गैस को हम उष्मा दे दिए, क्या दे दिए बुआ, गैस को अगर हम उष्मा दे दिए तो भैया ये बन जाएगा प्लाज्मा। क्या बन जाएगा, प्लाज्मा। कोई दिक्कत? अब सुनिए, हमने उष्मा देते गया तो भैया चौथा रूप प्राप्त हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं भैया चौथा रूप, प्लाज्मा को ही। अब अगर हम ध्यान से सुनिएगा, अगर हम ठंडा करते गए, चलिए इसको मान लीजिए ठंडा किए, अरे भैया मान लिया जाए हम इसको ठंडा किए, हम क्या किए, ठंडा किए, मतलब उष्मा को हटाए, तो भैया गैस मिला। गैस को अगर हम ऐसे कर लो ठीक रहेगा। चलो, प्लाज्मा को मैंने ठंडा किया, क्या किया मैंने, ठंडा किया, तो मुझे मिल गया गैस। अब गैस को हम ठंडा करेंगे, गैस को हम ठंडा करेंगे तो भैया मुझे मिल जाएगा द्रव। क्या मिलेगा, द्रव। अब द्रव को हम ठंडा करेंगे तो भैया मिल जाएगा मुझे ठोस। और ठोस को हम ठंडा करेंगे तो मिलेगा भैया BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। 5वां अवस्था यही है। तो आप ध्यान से समझिएगा कि जब गैस को गर्म करते हैं तो चौथा अवस्था प्राप्त होता है, जब ठोस को और ठंडा करते हैं तो भैया BEC प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, BEC, पदार्थ की 5वीं अवस्था। कोई दिक्कत आपको नहीं। ए बाबू आइए, हमने अभी फिलहाल आपको अवस्था परिवर्तन करके दिखाया। अब हम लोग पढ़े बाबू रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन मैंने पढ़ लिया। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे, मेन मुद्दा पे आते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। हमने कहा भैया रासायनिक अभिक्रियाएं, सबसे पहले मैं बात करता हूँ रासायनिक अभिक्रिया है क्या। आइए, नया मैं ऐड कर रहा हूं। देखिए, अब बात करें रासायनिक अभिक्रिया, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं। क्या बात करता हूं, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, देखिए रासायनिक तो आपको मैंने बता दिया, अभिक्रिया देखिए, रासायनिक अभिक्रिया वैसी प्रक्रिया है जिसमें परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं भैया, परिवर्तन होते हैं। रसायनों का प्रयोग करने से परिवर्तन आते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बाबू, तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं कि मैं कुछ परिवर्तन लाना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ केमिकल्स की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल ऐसा बात है, हाँ बिल्कुल है। लेकिन अगर मैं कहूं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, तो रासायनिक अभिक्रिया एक तरह से समझिए कि रासायनिक परिवर्तन ही है, बस उसमें हम अवस्था परिवर्तन करवाते थे, यहाँ पे हम रिएक्शन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे, तो अभिक्रिया करवाएंगे। कोई दिक्कत आपको नहीं है। हाँ, लेकिन अब भी यही बात रह गया कि सर जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो क्या क्या घटनाएं घटेगी। तो देखो बाबू, सबसे पहला घटना घटेगा, अवस्था में परिवर्तन भी होगा। क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, अवस्था में परिवर्तन होगा। अवस्था में क्या होगा भैया, परिवर्तन। दूसरा क्या होगा, रंग में परिवर्तन भी होगा।
रंग में परिवर्तन आप कह सकते हो, रंग परिवर्तन हो गया। रंग परिवर्तन के बाद भैया तापमान भी जरूरत पड़ेगी। अगर हम बात करें कि तापमान अगर हम देंगे नहीं तो भैया कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। तो भैया सबसे तीसरा पॉइंट की बात करें, सॉरी, ताप में परिवर्तन। ताप, फिर से लिखिए, तापमान में परिवर्तन। चलिए ये हो गया। अच्छे बाबू, जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो गैस भी तो निकलेगा। चलिए चौथा आप कहिए, गैस का निष्कासन। गैस का निष्कासन, गैस का निष्कासन हो गया। इतना ही नहीं बाबू, जब साथ साथ में ऊर्जा भी निकलेगा। बिल्कुल, आप गैस का निष्कासन कहिए या तो फिर आप इसमें कहिएगा उष्मा का निष्कासन भी हो सकता है भैया। उष्मा का निष्कासन क्या होगा, उष्मा का निष्कासन। ध्यान से देखिएगा बाबू, जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो 4 परिवर्तन होते हैं। क्या क्या परिवर्तन हुआ, सबसे पहला अवस्था में परिवर्तन होगा, दूसरा में भैया रंग में परिवर्तन होगा, तीसरा ताप में परिवर्तन होगा, चौथा गैस निकलेगा और उष्मा भी निकलेगी। तो बाबू अवस्था परिवर्तन करने के परिवर्तन होने से 4 प्रकार की घटनाएं घटती है। चलिए अब आते हैं हम लोग बाबू समीकरण के बारे में पढ़ता हूं। देखिए बाबू, हमने अभी कहा कि जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें अवस्था परिवर्तन होती है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या पढ़ रहे हैं बाबू, रासायनिक अभिक्रिया। अगर मैं पढ़ाऊं तो इसमें 2 यौगिक मिलकर तीसरा नया यौगिक बनाएगा। जैसे मैंने कहा था भैया, रासायनिक परिवर्तन में अवस्था परिवर्तन करके नया यौगिक बनाता था, उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में भी 2 यौगिक मिलकर के तीसरा प्रोडक्ट बनाएगा, जिसको हम उत्पाद कहते हैं। नया प्रोडक्ट बनाएगा। इतना ही नहीं, और अगर मैं बात करूं कि 2 तत्व भी आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ का सिर्फ यौगिक ही होंगे, 2 यौगिक मिलकर ही काम करेंगे, ऐसा भी होगा। एक यौगिक टूट करके कई भागों में बटेगा, मतलब रिएक्शन हो रहा है भैया, तो कुछ भी तो हो सकता है, जुड़ेगा, टूटेगा, कुछ भी हो सकता है, इसे कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग बाबू, पहले सबसे पहले पढ़ते हैं समीकरण। क्या पढ़ते हैं, समीकरण। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अब पढ़ते हैं भैया रासायनिक समीकरण। कैसा समीकरण, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो बाबू, इसमें 2 प्रोडक्ट क्या बोलते हैं, सॉरी, 2 यौगिक या 2 तत्व मिलकर एक नया रिएक्शन देता, मतलब रिएक्शन करने के बाद एक प्रोडक्ट निर्माण करता है। भैया ध्यान से सुनिएगा कि समीकरण दर्शाने का साइन जो है आप तीर से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, तीर से डिनोट करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं बाबू, इधर मैं ले लिया हूं फिलहाल, देखिए अगर हम कहें कि यहां पे ले लिया मैंने H2, क्या ले लिया, H2। अब H2 ले और H2 के साथ मैंने ऑक्सीजन ले लिया। मैं इस तरह से लिख रहा हूं, फिलहाल ध्यान से सुनना। H2 मैंने ले लिया प्लस O2, मैंने हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया। अब मैंने दोनों को जब रिएक्शन करवाया तो क्या बना बाबू, H2O। क्या बना, H2O। देखिए बाबू, इधर वाले तीर के इस साइड वाले, मतलब लेफ्ट साइड वाले को हम लोग बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। ध्यान से सुनिएगा, हम लोग इसको बोलते हैं अभिकारक। अब तीर के इस साइड वाले, राइट साइड वाले को हम लोग बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। देखिए बाबू, जैसा कि आप देखे होंगे कि जब
मैग्नीशियम को, जैसा कि आप कभी कभी बहुत ज्यादा क्वेश्चन सुनते होंगे, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्यों साफ किया जाता है? तो भैया देखिए, मैग्नीशियम को जब मैग्नीशियम जब कहीं खुले आवाज में आता है ना, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। क्या करता है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया के करने के पश्चात वो बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसके कारण से भैया उसको साफ करना पड़ता है, तब जाकर हम जलाते हैं। हाँ, लेकिन अब सुनिएगा, मैग्नीशियम के रिबन को जब जलाया जाता है तो उसमें कहा जाता है भैया जो भस्म बनता है उसके बारे में, उससे कैसा कलर वगैरह होगी, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए, ये बारे में आपको समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है तो बताइएगा। नहीं दिक्कत है? जैसे मैं आपसे कहूं कि मैग्नीशियम, मैंने क्या कहा? मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। कोई दिक्कत है आपको? नहीं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैंने कहा कि इस वाले पक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक। क्या बोलते हैं बाबू? अभिकारक। और इधर वाले को हम लोग बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं भैया? उत्पाद। ए बाबू ध्यान दीजिएगा हो कि अभिकारक हम लोग कहते किसके हैं? वैसे परिवर्तन, आप वैसे ऐसे यौगिक जो परिवर्तन में भाग लेकर के यौगिक मतलब उत्पाद बनाने का काम करता है, मतलब नया उत्पाद बनाता है, उसी को हम लोग भैया अभिकारक के नाम से जानते हैं। अभी उत्पाद किसे कहते हैं भैया? अभिक्रिया के फलस्वरूप जो भी बने भैया, उसी को हम लोग उत्पाद के नाम से जानते हैं। किसी को दिक्कत है तो बताइएगा बाबू। चलिए, अब देखिए बाबू, जब हम लोग को रासायनिक समीकरण लिखना होता है तो हम लोग दो तरीका से लिखते हैं। पहला तरीका हम लोग अभी फिलहाल आप देख रहे होंगे, इस तरीका से लिखते हैं। और दूसरा तरीका लिखने का है, हम इसका सांकेतिक नाम भी लिख सकते हैं। जैसे कि बाबू आपको मैं बहुत कहूं, ध्यान से सुनिएगा, अभी फिलहाल जैसे मैं इसमें कहता हूं आपको कि भैया मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन O2, ये दोनों में क्रिया करके क्या बना लिया? Mg क्या बनाएगा भैया? बताइए जल्दी। देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए बाबू, यहाँ पे अभी फिलहाल ध्यान में कुछ बच्चे आप पढ़े हैं तो थोड़ा सा मत कहिए सर अभी आप समीकरण गलत नहीं है, संतुलित नहीं किए। हम अभी नहीं किए, अब दोनों का समीकरण हमने संतुलित नहीं किया, ऐसी है, ध्यान रखिएगा। हम भैया अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ। चलिए देखिए बाबू, अगर हम समीकरण के बारे में बात करूं तो समीकरण को हम लोग सबसे पहले मैं बात करता हूं, मैंने समीकरण लिखने का तरीका बता दिया, लेकिन समीकरण होते कितने प्रकार के हैं? रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भैया कंकाली समीकरण, एक होता है संतुलित समीकरण। ए बाबू ध्यान दीजिएगा, वैसा समीकरण जो संतुलित ना हो उससे हम लोग कहते हैं कंकाली समीकरण, और जो समीकरण संतुलित है उससे हम लोग कहते हैं भैया संतुलित समीकरण। कोई दिक्कत है आपको? नहीं है तो आगे मैं बढ़ता हूं। देखिए बाबू, अब अगर मैं बात करूं तो अगर कोई समीकरण संतुलित है, क्या है? अगर कोई समीकरण संतुलित है तो वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेगा। क्वेश्चन मतलब नहीं समझे? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि ना तो द्रव को उत्पन्न किया जा सकता, ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता, ना ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता। इधर अभिकारक की तरफ जितना उसका द्रव्यमान है उतना ही द्रव्यमान
उतना ही द्रव्यमान इधर भी रहेगा, मतलब उत्पाद में रहेगा, कम बेसी नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको कहूं, देखिएगा तनी यहाँ से ध्यान दीजिए, जब संतुलित समीकरण रहेगा तब भैया ध्यान रखिएगा। अब मैंने अभी कहा दोनों समीकरण मेरा कंकाली समीकरण, संतुलित समीकरण नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं इसको संतुलित करने चलूं, देखिए बाबू संतुलित समीकरण कब होता है, जब दोनों तरफ, अभिकारक के तरफ और उत्पाद के तरफ, दोनों तरफ समान मात्रा में तत्वों की संख्या होगी, तब जाकर के, तब उसे हम लोग कहते हैं संतुलित समीकरण। क्या कहते हैं भैया? संतुलित समीकरण कहते हैं। कोई दिक्कत आपको है तो बताइएगा, नहीं है? चलिए अब हम आपको सिखाते हैं कि भैया संतुलित समीकरण कैसे बनाएंगे। चलिए आगे मैं पेज ले रहा हूं। जैसे देखिए मैं अभी लिखा Mg मैग्नीशियम प्लस O2, क्या लिखे भैया? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। इसको मैं करवाया तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए अभी फिलहाल ये संतुलित नहीं है। अब मैं दिमाग लगा, देखिए बाबू यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, कितना है? 2। यहाँ ऑक्सीजन क्या है? 1। अच्छा क्या संतुलित हुआ? तो नहीं। अच्छा 2 है तो भैया यहाँ 2 होना चाहिए, चलो मैं बैठाता हूँ 2, बैठा दिए। अगर मैंने ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम का हो गया 2 हो। अच्छा मैग्नीशियम यहाँ का 1 हो, 1 हो। अब यहाँ 2 लगाएंगे, हो गया संतुलित। हम इसको कहेंगे, ध्यान से सुनिएगा, इसको हम लोग कहेंगे संतुलित समीकरण। कैसा समीकरण? संतुलित समीकरण। कोई दिक्कत है आपको? संतुलित समीकरण। अब अभी मैंने कहा कि जब कोई समीकरण संतुलित अवस्था में है, मतलब संतुलित है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन करती है। मतलब कि जितना इधर द्रव्यमान होगा उतना ही इधर द्रव्यमान होगा। चलिए मैं करके दिखा देता हूं। जैसे बाबू आपको याद होगा कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितना होती है? 12। कितना होती है? 12। अच्छा एक बात बताइए, परमाणु संख्या 12 तो होती है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 24 होती है। हाँ बिल्कुल, तो चलिए 24 है। अब देखिए यहाँ पे कितना मैग्नीशियम 2 है, तो 24 दूना 48 प्लस यहाँ कितना भैया? 16 दूना 32। चलिए इधर कितना हो गया? 8 2 10 के 0 बाकी है, 4 3 7 1 8। अच्छा इधर वाले को आ गया 80। इधर आइए 2 into मैग्नीशियम कितना भैया? 24। इसका कितना भैया? 16। 2 into इसको जोड़िए, 6 4 10 के 0 बाकी है, 3 1 4 1 तो 3 1 4, तो भैया ये कितना आ गया? 80। अच्छा देखो तुम गौर करके कि इसका मान क्या 80 आया? इसका मान 80 आया। अब बताइए संतुलित है या नहीं है? लेकिन अगर आप संतुलित नहीं कीजिएगा तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन नहीं करेगा तो इसलिए गलत हो जाएगा। इसलिए कभी भी आप बनाइएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन करवाना हर हाल में है, मतलब कि संतुलित करना अनिवार्य में। अगर आप समीकरण को संतुलित नहीं करते हैं तो वो आपका गलत हो जाती है। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? नहीं। अच्छा संतुलित करने के लिए आप सीख गए? चलिए अच्छा पीछे वाला को तनी देखते आपको संतुलित करवाए देते हैं। आइए देखिए, जैसे यहाँ की बात करें, हमने कहा कि भैया यहाँ मैंने हाइड्रोजन लिया, यहाँ ऑक्सीजन लिया और बना दिया H2O। आप देख रहे होंगे यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन जब उत्पाद बना तो हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ का सिर्फ 1 है, तो गलत हो गया। तो आपको यहाँ भी सुधारना होगा। तो चलिए यहाँ पे भैया आप 2 दिए, तो सर मैंने तो 2 दे दिया, क्योंकि सर आप 2 दे दिए तो सर ऑक्सीजन तो 2 होगा लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। इसका मतलब सर यहाँ भी आप 2 लगाओगे, यहाँ भी 2 लगाओगे तब ना होगा? हाँ होगा। अब देखिए 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन हो गया, कोई दिक्कत? अब नीचे यहाँ तो इसको तुम कर दिए, कोई दिक्कत अभी तक है तो बता लीजिए आप। चलिए नहीं दिक्कत है, मैं आगे बढ़ जाऊं। किसी भी भाई बहन को दिक्कत है तो बताइए आप मुझे। अच्छा एक समीकरण और ले लेता हूं मैं, आप उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? जैसे मान लेता हूं कि आयरन को जल के साथ अभिक्रिया करवाता हूं। क्या कर रहा हूं? चलिए अगला, आयरन को मैंने कहा जल के साथ अभिक्रिया करवा रहा हूं।
जल के साथ अभिक्रिया करवा रहा हूं तो क्या बनेगा भैया, Fe3O2 प्लस H2O। अच्छा समीकरण सही लिखे कि गलत लिखे आप मुझे बताइएगा तो तनी ध्यान से। 2 होगा कि 4 होगा, बताइए फटाफट। देखिए बाबू 2 ना होकर के 4 होगा, ध्यान रखिएगा। हम आपके देख रहे थे क्या कहते हो नहीं कहते हो। चलिए यहाँ पे 4 होगा। अब देखिए बाबू यहाँ पे आयरन 3 है, यहाँ पे आयरन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, वहां पे हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। चल भाई इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आयरन 3 है तो भैया आयरन आपको यहाँ 3 देना पड़ेगा। बोले बिल्कुल देंगे। यहाँ ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 4 होना चाहिए था, चलो 4 दे दिए। लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया 8, वहां हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पे आपको 4 बैठाना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? अब मेरा समीकरण संतुलित हुआ। चलिए देख लेता हूँ फिर से। 3 आयरन 3 आयरन, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। कोई दिक्कत आपको नहीं है? संतुलित करने सीख गए या नहीं सीखे? बताइए आप लोग फिर, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि सीखे या ना सीखे। चलिए अब बाबू हम लोग को ये बात नहीं मालूम था कि इस जगह पे कितना बैठेगा, इस जगह पे क्या मैं डालूं, इस जगह पे मैं क्या डालूं। तो मैंने क्या किया, हिट किया, मतलब कि कोशिश की कि मैं सेटिंग करने का। इसलिए इसको कहा गया है बाबू हीट एंड ट्रायल विधि। हीट एंड ट्रायल विधि, संतुलित करने की विधि को कहा गया है हीट एंड ट्रायल विधि कहा गया। किसी को दिक्कत है? नहीं। अब देखिए बाबू मैं बार बार कहता हूँ आप एनसीईआरटी किताब को ज्यादा पढ़े, आपको बहुत ज्यादा उससे सीख मिलेगी। बहुत अच्छी किताबें लिखी गई है एनसीईआरटी, बहुत मस्त किताब है। अब आइए देखिए बाबू, जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, क्या करेंगे, जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करेंगे या तो करवाएंगे उसके साथ, तो भैया उसमें कुछ परिवर्तन होंगे। क्या परिवर्तन होंगे? भौतिक परिवर्तन होगा। भौतिक परिवर्तन करेंगे मतलब स्ट्रक्चर में परिवर्तन होगा। जैसे मैं कहूं बउआ, मैंने लिखा आयरन लिया, क्या लिया? आयरन। अब आयरन के साथ मैंने जल को मिलाया, जल को मिलाने के बाद भैया मेरे साथ क्या बना, Fe3O4। अब हाइड्रोजन गैस निकला। अच्छे बाबू हाइड्रोजन तो चलो ठीक है, वो आपको मालूम है कि सर हाइड्रोजन गैस के रूप में वो बाहर निकल के चला गया। लेकिन आपको जानने की आवश्यकता है बाबू कि गैस को जी से हम लोग सूचित करते हैं और लिक्विड को मतलब द्रव को यल से सूचित करते हैं, जबकि जलीय की बात करें तो हम लोग AQ के सूचित करते हैं। अब आपको पता है सॉलिड है भैया तो ठोस होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। चलिए देखिए बाबू, यहां की मैं बात करूं, ये जो है बाबू ये जो है सॉलिड है। क्या है बुआ? सॉलिड है। अगर हम आपसे कहें कि बुआ जो हम जल का यहाँ इस्तेमाल किए हैं वो भाप के रूप में किए हैं, किसके रूप में किए हैं? भाप के रूप में किए हैं, तब जाकर के वो Fe3O4 बनाया। तो इसलिए मैं यहाँ G से इसको डिनोट कर रहा हूँ। अब यहाँ जो बना भैया इस सॉलिड रूप में बना। अब हाइड्रोजन जो है यहाँ पे बाबू गैस के रूप में है। कोई दिक्कत है आपको? नहीं। बिल्कुल मैं आगे बढ़ता हूँ बाबू। चलिए आप लोग थोड़ा सा, क्योंकि बाबू वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होती जा रही है, इसलिए मैं चाहूंगा कि जल्दी जल्दी हम निकलते चलो, ठीक है। अब आते बाबू रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार है उसके बारे में बढ़ता हूं। देखिए बाबू रासायनिक अभिक्रिया के बात करूं तो रासायनिक अभिक्रिया के 4 प्रकार है। कितना प्रकार है? 4 प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। देखिए बाबू सबसे पहला प्रक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया।
दूसरा है बाबू वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया को आप एक और अभिक्रिया के नाम से जान सकते हैं, इसको हम अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। अपघटन अभिक्रिया। तीसरा अगर मैं बात करूं बाबू तो आप विस्थापन अभिक्रिया ही कहिए फिलहाल के लिए। विस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया। एक चौथा अभिक्रिया हम लोग पढ़ते हैं बाबू, उसको हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए देखिए बाबू, अगर हम कहें कि आइए, अगर मैं आपसे कहूं कि सर अब रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार है, तो भैया 4 प्रकार। कितने प्रकार है? 4 प्रकार है। पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, इसको हम अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए मैं बारी बारी से डिस्कस करते चलता हूं। देखिए बाबू, संयोजन अभिक्रिया में संयोग, संयोग कहने का मतलब जुड़ना, संयोग कहने का मतलब जुड़ना। वैसी अभिक्रिया, ध्यान से सुनिए, वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक या दो तत्व मिलकर, दो यौगिक या दो तत्व मिलकर, दो यौगिक या दो तत्व मिलकर एक नया यौगिक बनाता हो, उसे हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं भैया? संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि भैया उसमें संयोग होता है, इसलिए हम उसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। देखिए अगर इसकी, अगर बाबू इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें देखिए स्ट्रक्चर इस प्रकार की होगी। आइएगा, इसमें होगा स्ट्रक्चर, इसमें होगा, मान लिया ए कोई तत्व यौगिक है, बी भी कोई तत्व यौगिक है, ई मिल करके बना लिया भैया, मान लेते हैं कि ए बी। क्या बना लिया? ए बी। ठीक है, अब ये जो बउआ बना ये अभिकारक बना, और ये जो बना उत्पाद बना। ठीक है, अब वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि मान लिया यहाँ पे ए बी है, ठीक है, ए बी जब क्रिया किया तो ए अलग भाग में टूट गया, बी अलग भाग में टूट गया, यहाँ पे अभिकारक हुआ, यहाँ उत्पाद हुआ। चलिए देखिए, वियोजन, वियोजन का मतलब अलग होना, वियोजन का मतलब अलग होना। देखिए टूटा कि नहीं टूटा, यहाँ पे ए बी कोई यौगिक था, जब क्रिया किया तो अभिक्रिया करने के पश्चात वो ए अलग में टूट गया और बी अलग हो गया, इसलिए हम इसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। कोई दिक्कत आपको नहीं। एक है विस्थापन अभिक्रिया। क्या है भैया? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि किसी को इसमें हम लोग को याद रखने की आवश्यकता है अभिक्रियाशीलता समूह। ठीक है, हम लोग को इसमें अभिक्रियाशीलता समूह याद करने की आवश्यकता है। अगर आपको अभिक्रियाशीलता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी बातें याद है, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसमें क्या है कि भैया मान लिया जाए, चलिए ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए कोई भी यहाँ बेंच लगा हुआ, ठीक है, अब बेंच पर आप 2 लोग बैठे हैं, ठीक है, एक तीसरा आदमी उधर से आया, वो ताकतवर है, कहे हट, तुम कहा नहीं हटेंगे, तुम कहा नहीं हटेंगे, कहेगा नहीं हटेगा, आया अपना बल से उसको ठेल दिया, हटा कि ना हटा, विस्थापित हो, अब वो बैठ गया, तो इसी को हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, सॉरी विस्थापन अभिक्रिया। चलिए इसमें क्या, इसका क्या होगा भैया स्ट्रक्चर, जैसे मान लिया जाए अभी फिलहाल ए बी के, ए के साथ बी बैठा हुआ था, लेकिन उधर से सी आया और सी अधिक ताकतवर था, तो सी जब अधिक ताकतवर था तो भैया ई कहेगा, सी कहेगा ये सी को, सी आएगा इधर, बी को कहेगा तू हट, नहीं हटेगा, जबरदस्ती हटाएगा क्योंकि ताकतवर तो है, हटेगा करेगा, तो बना ए सी प्लस बी। देखिए यहाँ पर विस्थापित हुआ कि नहीं हुआ, हटाया कि नहीं हटाया। चलिए अब आते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया
में आदान प्रदान होता है। किसका? आयनों का आदान प्रदान होता है। किसका होता है भैया? आयनों का आदान प्रदान होती है। इसको आप ध्यान से सुनिएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं आयनों का आदान प्रदान करने वाली अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें मान लिया ए के साथ अभी बी था और सी के साथ अभी डी था, ठीक है। अब जब अभिक्रिया दोनों आपस में किया तो ए चला गया सी के साथ और बी चला गया डी के साथ, ठीक है। इस प्रकार की क्रिया संपन्न होती है, सबका सब यही है। एक बात और देंगे, अच्छा छोटी छोटी वीडियो कर देंगे, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो रही फिलहाल। चलिए आगे मैं बढ़ते जाता हूं। देखिए बाबू, मैंने अभी आपको कहा कि अभिक्रिया 4 प्रकार के हैं। कितना प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। तो हमने कहा कि संयोजन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक मिलकर के, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर तीसरा उत्पाद का निर्माण करता है, उसी को भैया हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब सुनिए, वियोजन अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया जिसमें उच्च अभिक्रियाशीलता वाला तत्व आकर के विस्थापित कर देता है, मतलब हटा देता है, उसी को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कोई दिक्कत आपको? नहीं। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होती है, उसी को हम लोग कहते हैं बाबू द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए अब बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं। देखिए बाबू, क्लास बहुत धीरे धीरे ले जानी पड़ती है क्योंकि आपको भी थोड़ा समझ में आने की आवश्यकता है, नहीं तो फिर दिक्कत वाली बात है। आइए चलिए अब अगला टॉपिक लेता हूं, बारी बारी सब लोग डिस्कस करते जाएंगे। संयोजन अभिक्रिया। देखिए संयोग करना है, जैसे मान लो कि मैंने लिया कैल्शियम ऑक्साइड को मैं H2O में डाला, मतलब पानी में डाला। पानी में डालने के पश्चात ये बन गया बाबू CaOH के होल 2। अब सुनिए, कैल्शियम ऑक्साइड को जब मैंने जल में डाला तो उसको हम लोग डालने के पश्चात क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया भैया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए बाबू यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड जो था वो सॉलिड था। क्या था? सॉलिड था। अभी जो क्या था भैया, ये तो दर में सॉरी जी बोल दिया, ये तो लिक्विड था। आप इसको यस से डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको फिलहाल नहीं है। देखिए बाबू, आप ध्यान से सुनिएगा, इसका नाम है बुझा हुआ चूना। क्या नाम है इसका? बुझा हुआ चूना। लेकिन आप लोग को आधे नहीं रहता होगा, इसको हम लोग कहते हैं अनबुझा चूना। क्या कहते हैं? अनबुझा चूना। लेकिन आप लोग को आधी नहीं रहता होगा कि सर बुझा हुआ चूना किसको कहेंगे, अनबुझा चूना किसको कहेंगे, आपको आधी नहीं रहता होगा। तो आइए मैं बताता हूं ना, आपको दिक्कत नहीं होगी। ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना। अच्छा, हाइड्रोजन मतलब पानी के कण है या नहीं है? बिल्कुल है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब हाइड्रोजन है तो बुझा हुआ है। पानी डालेंगे तो बुझेगा कि नहीं बुझेगा? बिल्कुल बुझेगा। तो इसी को हम लोग भैया बुझा हुआ चूना। क्या कहेंगे? बुझा हुआ चूना। ध्यान से सुनिएगा, CaOH के होल 2, इसी को हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं भैया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है बउआ कि बताइए, जब घरों को हम लोग चूना से पेंटिंग करते हैं तो
2-3 दिन समय चमक आने में क्यों लगती है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछी जाती है, आप लोग को भी आने की आवश्यकता है। मैं सिखाऊंगा, फिलहाल अभी हम लोगों ने मार्केट से चूना लाया, तो जो मार्केट से हम लोग चूना लाते हैं बाबू यही वाला है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। लाने के पश्चात हम लोग घर में जो पानी होता है उसमें डालते हैं। डालने के पश्चात आप देखे होंगे कि घोल तैयार होता है, साथ साथ में बहुत भारी मात्रा में उष्मा निकलती है। क्या निकलती है? बहुत भारी मात्रा में उष्मा निकलती है। इसलिए उष्मा निकलने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ध्यान रखिएगा। तो आप यहां से कह सकते हो कि संयोजन अभिक्रिया को हम एक और नाम दे सकते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। अब कहेंगे सर ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या है, किधर से चलाया? तो वैसी अभिक्रिया जिससे उष्मा निकले। क्या निकले? उष्मा निकले, उसे हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। कोई दिक्कत नहीं होगा? नहीं। आइए अब देखिए, मैंने लाया मार्केट से चूना, पानी में डाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड घोल बना, प्लस में बाबू इसमें बनता है उष्मा। क्या बनता है? उष्मा। उष्मा जो है ऊपर निकलता है, तीर का निशान कहता है भैया वो उष्मा ऊपर जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। तो आप याद रखिएगा, संयोजन अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। चलिए, अच्छा याद होगा, अनबुझा चूना, बुझा हुआ चूना याद होगा कि नहीं याद होगा? ध्यान से समझिएगा, हाइड्रोजन है, बुझा हुआ है, मतलब समझना, H है, पानी है, बुझा हुआ है। इसमें पानी नहीं है, ये बोला हाइड्रोजन भी नहीं है, मतलब H नहीं है, तो भैया अनबुझा है। कोई दिक्कत है? नहीं। अब आते बाबू हम लोग वियोजन अभिक्रिया में बात करता हूँ। नहीं तो एक बात और मैं कर देता हूँ फिलहाल। अच्छा, एक मैं बात यहाँ आपको समझाना चाह रहा हूँ। क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जब हम लोग घर की पेंटिंग करते हैं चूना से, तो 2-3 दिन समय क्यों लगता है आने में, उसके बारे में सोचिए। देखिए बाबू, हम लोगों ने मार्केट से चूना लाया, चूना लाने के पश्चात हम लोग क्या करते हैं, पानी में डाले भैया, डबकना शुरू हो जाता है, उसमें निकलना शुरू होता है। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। निकलना शुरू हुआ, निकलने शुरू होने के पश्चात हम लोग जब वो घोल तैयार हो जाता है तो क्या करते हैं, दीवार पर पेंटिंग मारते हैं। उसके बाद जितना ज्यादा उसको धूप लगता है तो उतना वो धीरे धीरे मतलब वो होना शुरू होता है। चलिए आइए अब दिखाते हैं आपको कि कैसे काम होती है। आगे CaOH होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा उससे अभिक्रिया करता है, तो ये बनाता है बउआ CaCO3। क्या बनाता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट की परत बना लेता है। आप कहोगे सर ये जो हाइड्रोजन, मतलब वो हाइड्रोजन कहाँ गया? तो ये बाबू H2O, मतलब ये जो है जल, वो गैस बन करके ऊपर उड़ जाता है। क्या बन जाता है? गैस बन करके वो ऊपर उड़ जाता है। कोई दिक्कत आपको है तो बताइए। अच्छा एक बात और बताइए, ये जो यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था बाबू, ये जलीय घोल न था, इसलिए इसको आप डिनोट कर सकते हो AQ से। किससे करोगे? AQ से। चलिए, तो आप यहाँ भी लिख लीजिए AQ। अब ये भैया मेरा जो कार्बन डाइऑक्साइड था तो वायुमंडल में गैस के रूप में ही तो था, तो भैया गैस के रूप में ही था, तो वो क्या होगा कि गैस के रूप में था। अब इससे अभिक्रिया कर लिया। क्या कर लिया? अभिक्रिया कर लिया, और अभिक्रिया करके बना लिया कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि भैया ठोस होगा, सॉलिड होगा। अब वो तो भैया गैस बन करके उड़ गया। तो आप देखिए, इसी को बनने में समय लगता है, इसलिए लगभग कुछ समय, मतलब 2-3 दिन समय लग जाती है चमक आने में। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको? नहीं। देखिए बाबू, जो जल है वो वाष्पित होकर के ऊपर चला जाता है। अब सुनिए, यहाँ पे जब हम लोग चूना मतलब पुताई करते हैं दीवार को, तो पुताई करने समय आपको जल का एहसास तो होता है, लेकिन वो धीरे धीरे वो वाष्पीकृत हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया G। क्या लिख दिया भैया? G। कोई दिक्कत है आपको अभी के बाद कभी कोई भी पूछेगा तो आप सीधे बताइएगा कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जलीय घोल को हम दीवार पे पुताई करते हैं तो
वायुमंडल में उपस्थित CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके वो बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट बना लेती है। साथ में ही वो H2O निकलता है, मतलब जल निकलता है जो वाष्पीकृत हो जाता है गैस के रूप में। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे मैं बढ़ जाता हूँ। एक बात और आप सीख लीजिए, आप लोग कभी कभी सुनते होंगे कि सर आजकल के लोग कह रहे हैं कि जितना ज्यादा पेड़ पौधा हम लोग काट रहे हैं उतना भारी मात्रा में हम लोग को दिक्कत होगी। बोला ऐसा बात है क्यों? देखिए बाबू, बात ऐसा है कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ रही है। बोले कैसे? जितनी भी गाड़ियां चल रही है धुआं निकाल रहा है, मतलब कार्बन छोड़ रहा है, ठीक है। कार्बन छोड़ने के कारण यार मेरा शरीर भी तो छोड़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं तो छोड़ रहा है। इसे धीरे धीरे हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आप ग्लोबल वार्मिंग नाम सुने क्या? सुने? नहीं सुने तो सुनिए। जब हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, बढ़ने की प्रक्रिया को ही हम वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने की प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए आगे। बाबू, हमने कहा कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवार पर पुताई करते हैं तो वायुमंडल में उपस्थित CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के एक अभिक्रिया कर लेती है। अभिक्रिया करने के पश्चात क्या बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना लेता है बुआ? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेती है। अंततः फिर वो चमक आ जाती है। अब आते हैं बाबू वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं हम लोग? वियोजन अभिक्रिया। देखिए वियोजन अभिक्रिया के अगर बारे में हम बात करें तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया आप इसको अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। देखिए बाबू, अगर मैं वियोजन अभिक्रिया के बारे में आपसे कहूं तो वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकारक टूटकर अनेक भागों में विभाजित होती है। क्या होती है भैया? अनेक भागों में, दो या दो से अधिक भागों में विभाजित होती है। उसी को हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया कहते हैं भैया? वियोजन अभिक्रिया। अब सुनिएगा, हमने अभी क्या बोला कि वैसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, फिर सुनिए, वैसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटने के बाद दो या दो से अधिक भागों में, दो या दो से अधिक उत्पादों में बंटने की क्रिया को हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। देखो बाबू, हम लोग तोड़ने के लिए उष्मा के भी प्रयोग करते हैं, विद्युत का भी प्रयोग करते हैं। बाबू, जब उष्मा को हम प्रयोग करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं उष्मीय अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उष्मीय अभिक्रिया। मतलब कोई एक अभिकारक है, उसको मुझे तोड़ना है उष्मा दे करके, तो उसको उष्मीय अभिक्रिया कहेंगे। जब उसको इलेक्ट्रिक देंगे, मतलब विद्युत देंगे, तो भैया उसको विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया कहेंगे, जिसको अपघटन कहते हो। अब अगर मान लीजिए उसको प्रकाश दे करके तोड़ेंगे तो उसको प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। कोई दिक्कत आपको नहीं ना? जैसे आइए, कैल्शियम कार्बोनेट COCO3, ये तो भैया सॉलिड है। इसको मैंने उष्मा दिया। क्या दिया? उष्मा दिया। मैंने इसको उष्मा दिया। उष्मा देने के पश्चात क्या किसमें बदल गया? CaO। क्या बना? CaO और CO2। CaO और CO2 दो भाग में टूट गया। कितना भाग में टूटा बुआ? दो भाग में टूट गया। किस किस भाग में टूटा बाबू? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। आई जो टूटा बुआ, ये तो बन गया गैस। आई तो भैया ठोस हो गया। हमने अभी आपको कहा था इसको हम लोग कहते हैं अनबुझा चूना। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अनबुझा चूना। इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए, यहाँ पे मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए मैंने उष्मा दिया। क्या दिया?
उष्मा दिया तो हम इस अभिक्रिया को उष्मीय अभिक्रिया कहेंगे या तो उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हमने कहा बाबू जब अगर हम उष्मा देंगे, क्या देंगे, उष्मा देंगे तो उष्मीय अभिक्रिया कहेंगे। जब हम बाबू विद्युत देंगे तो आप इसको विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया कह सकते हैं। क्या कहेंगे, विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया, विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए आगे में एक तीसरा भी आप कह सकते हैं, अगर हम प्रकाश देकर के तोड़ते हैं तो हम उसको कह सकते हैं प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। क्या कहेंगे बउआ, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बाबू आप दूसरे किताब में अगर पढ़ते होंगे तो इसमें ज्यादा नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसमें एनसीईआरटी किताब में आपको बहुत बेहतरीन तरीका से दिखाया गया है। आइए देखिए बाबू हमने अभी आपको उष्मा दे करके बताया, और अगर मैं बात करूं विद्युत अपघटन करके तो हम आपको कहूं कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को मतलब जल में विद्युत प्रवाह किया जाता है तो वो दो भागों में टूट जाती है। इसी को हम लोग जल का विद्युत अपघटन का विक्रिया के नाम से भी जानते हैं। मतलब बिजली देकर के अपघटन करना, तोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग विद्युत अपघटन के नाम से जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए बाबू प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया के बारे में जानता हूँ। प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया के अगर बारे में मैं कहूं तो जैसे बाबू आप देखेंगे सिल्वर क्लोराइड, क्या कहेंगे, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड अगर बात करें हम बाबू तो जब उसमें हम प्रकाश देते हैं तो प्रकाश देने के पश्चात वो टूट जाता है सिल्वर में और क्लोराइड में Cl2 में टूट जाती है। देखिए बाबू हमने इसमें क्या दिया, प्रकाश, क्या दिया बुआ, प्रकाश, इसको हम लोग कह सकते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया। क्या कहेंगे, प्रकाशीय अभिक्रिया। अब देखो क्लोरीन जो है बाबू यहाँ पे तो गैस के रूप में ऑब्जर्व करेगा, ज्यादा करके वही करेगी बाबू। आइए देखिए हमने कहा अभी कि जब किसी अभिकारक में प्रकाश दे करके उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं तो भैया जब किसी अभिकारक में प्रकाश देकर अपघटन करने की विधि को हम लोग प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए ध्यान से सुनिएगा, एक और प्रक्रिया आती है बाबू, जैसे इसको पहले आप संतुलित कीजिए। देखिए बाबू इसमें देख रहे होंगे, अच्छा ज्यादा घंचा हो रहा है, मतलब इसको चलो आगे लिख लेता हूँ, अगला पेज ले लेता हूँ। सिल्वर क्लोराइड, ये तो बुआ ठोस है, ये है, मैंने इसमें उष्मा दिया, क्या दे दिया, उष्मा दे दिए। उष्मा देने के पश्चात ये टूट गया Ag मतलब सॉलिड में, प्लस ये टूट गया Cl2 मतलब भैया गैस में, ठीक है। अब आइए इसको हम लोग कहेंगे प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। देखिए बाबू वहां Cl2 दो है, यहाँ पे Cl अकेले है, तो यहाँ पे आपको दो को बैठाने की आवश्यकता है, दो को बैठा दिए। अब संतुलित नहीं हुआ, अभी भी यहाँ दो हुआ तो यहाँ भी दो बैठाना पड़ेगा, अब संतुलित हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए सिल्वर ब्रोमाइड की बात करता हूँ। सिल्वर ब्रोमाइड की अगर बात करें तो बाबू Eb, इसमें भी जब अभिक्रिया दोगे तो मतलब सॉरी उष्मा मैंने लिख दिया, सूर्य की प्रकाश न देंगे, सूर्य की प्रकाश, हम लोग इसमें भी सूर्य की प्रकाश देंगे, सूर्य की प्रकाश। जब सूर्य की प्रकाश हम देंगे सिल्वर ब्रोमाइड पर तो ये टूटेगा सिल्वर प्लस ब्रोमीन, Br2 ना, कि Br2 होगा कि Br सिर्फ होगा, बताइए जल्दी फटाफट, बोलिए जल्दी, नहीं बता पाते हैं क्या, Br2 होगा भैया, जो कि गैस के रूप में, ब्रोमीन गैस के रूप में उभर के हट जाएगी, आई जो है भैया ठोस के रूप में रहेगा। अब देखिए वहां ब्रोमीन दो गो, यहाँ ब्रोमीन अकेले, तो यहाँ भी आप दो गो बैठा दो, बैठा दिए, फिर यहाँ भी तो आपको बैठाना पड़ेगा। चलिए कोई दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं है। ये मैंने अभी जो पढ़ाया बाबू प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया खत्म हो गई।
जिसको हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। चलिए अगला अभिक्रिया के बारे में बात करें बाबू, तो हम लोग पढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अब विस्थापन अभिक्रिया के बारे में अगर मैं बात करूं बाबू, तो वैसा अभिक्रिया, चलिए मैं लिखता हूं, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए हमने कहा वैसी अभिक्रिया जिसमें उच्च क्रियाशीलता वाले तत्व आकर विस्थापित कर दे। क्या करें? उच्च अभिक्रियाशीलता वाला तत्व आकर विस्थापित कर दे, उसी को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ऐसे अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को उच्च अभिक्रियाशीलता वाले तत्व आकर विस्थापित कर दे, उसी को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं भैया? विस्थापन अभिक्रिया। कोई दिक्कत आपको नहीं है। जैसे मैं लेता हूं बाबू Fe, आयरन ले लो। आयरन के साथ आपको मैं क्या दे दूं जो कि आप बढ़िया रहे? आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ जब मैं अभिक्रिया करवाता हूं तब जाकर के बनता है आयरन सल्फेट। क्या बनता है भैया? आयरन सल्फेट बनती है। अच्छा, आयरन को जब हम कॉपर CuSO4 इसके साथ जब अभिक्रिया करवाता हूं तो बनता है Fe। अच्छा, आयरन सल्फेट ना, Fe3SO4। मैंने गलत लिखा कि सही लिखा, आप मुझे बताने की कोशिश करें। बताइए जल्दी फटाफट। Fe3 नहीं होगा भैया, ध्यान रखिएगा। अब कहिए सर काहे नहीं होगा, उसका कारण समझ लिए भैया। ये तो आयरन सल्फेट ना हुआ, फेरिक नहीं ना हुआ, इसलिए भैया 3 हट जाएगी। ठीक है, FeSO4 ही रहेगा सिर्फ, FeSO4। अब देखिए यहाँ पे भैया विस्थापित कौन होगा? ध्यान से देखिए, जब मैंने आयरन के साथ कॉपर सल्फेट का अभिक्रिया करवाए तो भैया आयरन कॉपर से अधिक ताकतवर है। अधिक ताकतवर होने के कारण से भैया कॉपर को भैया कमजोर था, कॉपर हट गया, तो भैया अब क्या बना लिया? आयरन सल्फेट। क्या बना लिया? आयरन सल्फेट बना लिया। अब कॉपर को कहा भैया तू भाग। क्या बना? कहा भाग। और कॉपर जो है बाबू सॉलिड के रूप में था। यहाँ भी आयरन जो भी था वो सॉलिड के रूप में था। अब भैया ध्यान से फिर सुनने वाली बातें हैं कि जब कॉपर सल्फेट का जलीय घोल था Aq, कॉपर सल्फेट के जलीय घोल के साथ जब हमने आयरन को क्रिया करवाया तो भैया यहाँ पे कॉपर कमजोर पड़ने के कारण कॉपर को भागना पड़ा और भाग करके चला गया साइड में। अब ये बन गया भैया, ये क्या बना? आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट जो बना बाबू वो भी तो जलीय घोल ही तो बना। कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए अब आइए, अब देखिए बाबू यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, क्या यहाँ पे कॉपर विस्थापित हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। कॉपर विस्थापित हुआ ना, कॉपर विस्थापित हुआ, कॉपर साइड में चला गया। कोई दिक्कत आपको? बिल्कुल नहीं। तो ध्यान से सुनिएगा, जब अभिकारक में उच्च अभिक्रियाशीलता वाले तत्व आकर के कम अभिक्रियाशीलता वाले तत्वों को विस्थापित कर दे, इस अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत है? बोलिएगा नहीं है तो आगे बढ़ जाइए। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूं। अब अगला अभिक्रिया है बाबू द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या है बाबू? द्विविस्थापन अभिक्रिया। बाबू द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम लोग अपक्षेपण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। अब मैंने कहा द्विविस्थापन अभिक्रिया को एक और अभिक्रिया के नाम से जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं भैया आयनों। द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो तत्वों का इधर उधर करता है हम लोग, इसलिए उसको कहा द्विविस्थापन। अब देखो बाबू, इसकी अगर बात करें एकल विस्थापन इसको अभिक्रिया कह सकते थे, लेकिन मेरा किताब नहीं मानता तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको हम एकल विस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो को आदान इधर उधर होता है, इसलिए हम उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इतना ही नहीं, द्विविस्थापन अभिक्रिया में
आयनों का आदान प्रदान भी होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण होता है। जब द्विविस्थापन अभिक्रिया में जब अवक्षेप का निर्माण होता है उसमें हम लोग कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आइए देखिए बाबू, अगर मैं आपसे कहूं सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाते हैं, किसके साथ मिलाते हैं भैया? सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ जब मिलाता हूं तो बनता है बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। क्या बन जाता है भैया? बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बन जाते हैं। देखिए बाबू, बैटरी थोड़ा डिस्चार्ज है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, अगली फिर पार्ट में चर्चा करेंगे।